दोस्तों एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है एग्रीकल्चर के अंदर ही वो है आपका आईएफएस। आईएफएस फॉरेन सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विस की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की। अब दोस्तों ये चीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यूपीएससी ने दो बार, एक बार 2019 में एंड डायरेक्ट यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में रिपीट किया। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आखिर होता क्या है, क्या इसके फायदे हैं एंड क्या इसमें चैलेंजेस हैं। बस दोनों बार सेम क्वेश्चन आया है 2019 और 2022 में। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो रिपीट हुआ, ये बात तो चलो समझ आ गई, पर जरूरी थोड़ी है कि आगे क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत एक चीज मैं इतना मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम रिपीट हो, पर क्या ये पॉइंटर आप अपने आंसर में नहीं लिख सकते? फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ना आपका एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके कंक्लूजन में कई बार आप ऐसी चीजें यूज कर सकते हो कि अगर हम मान लीजिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को यूज करते तो ये सारे इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते। वो एक अच्छा कंक्लूजन बन जाएगा क्योंकि आपने एक प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो भी चीजें हम एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं या तो वो डायरेक्टली यूज हो जाएंगी, नहीं होंगी तो आप उनको इनडायरेक्टली डेफिनेटली सब चीजों को कहीं ना कहीं यूज कर पाओगे। यही टेक्निक होती है मेंस के अंदर। कई बार कम जानकारी के साथ भी आप अच्छा आंसर कैसे लिखते हो, इस पॉइंट को कहां पे फिट करना आपको आता है या नहीं आता, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ कि आईएफएस या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। बहुत सिंपल सी चीज है, नाम ही क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। दरअसल में इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है। एक्चुअल में पॉइंट पता क्या है? पॉइंट सिंपल सा है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से आउटपुट ऑफ वन एक्टिविटी बिकम्स इनपुट ऑफ अदर। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या मतलब कि आउटपुट ऑफ वन एक्टिविटी बिकम्स इनपुट ऑफ अदर एक्टिविटी, क्या मतलब है इस चीज का? एक ना पिक्चर है आपके सामने, इस चीज को आप नोटिस करो, यहां पर आप बहुत सारी चीजें देख पाओगे। आपका डेयरी यूनिट है, आपका फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फार्म हो गया, क्रॉप यूनिट हो गया, आपका पॉन्ड हो गया जहां पे फिशरीज का आपका यूज कर रहे हो। ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर ना बहुत सारी चीजें करते हो, सिर्फ खेती या सिर्फ फसलें नहीं बीजते। मैंने आपको बताया भी था एग्रीकल्चर का मतलब अपने आप में बहुत वेरिड है। सिर्फ आप अपने यहाँ पे सिर्फ अपने फसल नहीं बीज रहे हो, इसके अलावा बहुत सारी चीजें कर रहे हो। एंड इससे होता पता क्या है, एक चीज का आउटपुट दूसरे में इनपुट की तरह काम आ जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने पशुओं को यूज किया, अब पशुओं का जो आपका जो डंग वगैरह होगा उसको आप यूज कर पाओगे कुछ एक तरह के फर्टिलाइजर बनाने के अंदर। उससे क्या होगा, आपके जो फर्टिलाइजर होंगे वो केमिकल फर्टिलाइजर का आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, आपका मेन्योर वगैरह आपकी रेडिली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये एक चीज हुई कि यहां पर एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन जाता है। कई बार आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा जहां पर फिश और राइस दोनों सेम जगह पे ग्रो किए जाते हैं, राइट। उससे क्या होता है, फिश ने पता क्या किया, फिश की वजह से जो आपका जो बेसिकली जो आपका फिश था उसने यहाँ पे राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। एंड राइस की वजह से कहीं ना कहीं फिश की यील्ड भी अपने आप में इंप्रूव हो जाती है, उनको ग्रो करने का ज्यादा मौका मिलता है। फिश की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो बढ़िया बन जाता है। तो फिश और राइस का सिस्टम भी आप अब इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मान लो किसी पर्सन ने पोल्ट्री यूज करी, पोल्ट्री का वो काम चलाता है, तो पोल्ट्री के से जो आपके ड्रॉपिंग्स होते हैं, अगर वो ड्रॉपिंग्स का आप यूज करते हो पिसिकल्चर के अंदर, आप पॉन्ड्स के अंदर उसका यूज करते हो, तो वो ड्रॉपिंग्स एज अ न्यूट्रिएंट की तरह काम करती है आपकी फिशेस के लिए। तो फिशेस का प्रोडक्शन वहां से इंक्रीज हो गया। और एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है ना, इसका आप डेयरी यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपके बायोगैस प्लांट्स के अंदर। तो एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट। चाहे मैंने आपको फिश और राइस का एग्जाम्पल दिया, चाहे मैंने आपको फिश और पोल्ट्री का एग्जाम्पल दिया, आपका काउ डंग का आपका मेन्योर के साथ एग्जाम्पल दिया, आपके क्रॉप्स के साथ कैसे कनेक्टेड है उसका एग्जाम्पल दिया, या कोई भी आप और एग्जाम्पल जो यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो ना, इसी सब चीजों को बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। कई बार मशरूम की भी आप साथ में करते हो, आप बी कीपिंग कर लेते हो, ठीक है ना, आप जो बी कीपिंग होती है उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हो। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एक का कनेक्शन दूसरे के साथ है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है। इसी का नाम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। कई बार फिश के साथ साथ और भी अलग अलग चीजें आप यूज कर सकते हो, राइट। दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, दैट इज
द आउटपुट ऑफ वन बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर। अब कई बार ना ऐसी स्टार्टिंग के अंदर आपको कुछ और पॉइंटर्स भी लिख सकते हो, आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए, तो डेफिनेटली इंट्रो के अंदर आप कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, प्लस एट द सेम टाइम एक छोटा सा आप यहाँ पे एक डायग्राम बनाना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि कैसे हमने तीन चीजों को कंबाइन कर दिया। एक था आपका क्रॉप प्रोडक्शन, राइट, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया एंड आपका फॉरेस्ट्री हो गया। इस तरह की चीजें आपने कंबाइन करी एंड आपने ये इंश्योर किया कि जब भी आप ऐसा सिस्टम बना रहे हो ना, तो एक सिस्टम या एक एक्टिविटी दूसरे किसी अन्य एक्टिविटी को कुछ ना कुछ मदद दे रही है, कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट कर रही है। तो एक तरह से ये साइकिल हो गया। वन एक्टिविटीज आउटपुट इज बिकमिंग द इनपुट ऑफ अनदर, दिस इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ध्यान देने वाली बात यह है, डेफिनेशन लिखने से काम नहीं बनेगा, आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल देने होंगे। मैंने 5-6 एग्जाम्पल दिए, उनमें से कोई भी 1-2 एग्जाम्पल आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। अब चलो सर समझ तो आ गया मतलब कि आईएफएस आखिर होता क्या है, ये मीनिंग तो हमें क्लियर है, पर क्या कुछ इसके फायदे भी हैं? क्योंकि क्वेश्चन तो यही था, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या होता है एंड क्या फायदे या क्या नुकसान है। देखो फायदे बिल्कुल है, आप जैसे ये भी और एग्जांपल है, यहां पर भी आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो। फायदे डेफिनेटली बहुत सारे हैं। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, एक किसान को बहुत सारी चीजें चाहिए, उसको सर फर्टिलाइजर चाहिए, उसको बाकी सारी चीजें आपको मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं। जैसे फर्टिलाइजर की चलो बात कर लेते हैं, अगर मान लो ये सब वो ना कर रहा होता तो उसको पता क्या होता, उसको फर्टिलाइजर मार्केट से खरीदने पड़ते, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब उसने एनिमल वेस्ट को ही यूज कर लिया है, उससे मैन्योर वगैरह खुद ही बना ली है। तो क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि आप रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, उस वजह से जो एक किसान की इनपुट कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप पॉइंट लिख सकते हो कि जो इनपुट कॉस्ट है वो अपने आप में रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया, आपने इंश्योर किया कि पहले का आउटपुट दूसरे के लिए आउटपुट बने, तो रिसोर्सेज तो एफिशिएंटली यूज हो गए ना, बिल्कुल, कुछ वेस्टेज थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही। प्लस एट द सेम टाइम और क्या क्या फायदे हो रहे हैं, तो देखो जब इनपुट कॉस्ट ही कम होगी, एक किसान का जो पैसा लगना था वो कम हो गया और उसका आउटपुट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अब वो हर चीज कर रहा है, अब उसके अंडे भी निकाल पा रहा है वो, अब कहीं ना कहीं दूध भी आ रहा है उसके पास, अब उसके पास बी कीपिंग भी कर रहा है, मशरूम भी उसके पास है, फिशेस का भी है। तो इस तरह से उसका एक तो बिजनेस बढ़ गया, मतलब एक तरह से खेती उसकी बढ़ गई, डेफिनेटली उससे उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा, उसकी कमाई ज्यादा होगी। हम जो बात करते हैं ना कि किसानों की आय बढ़ानी है, उसमें एक तरीका ये भी है कि आप सिर्फ क्रॉप्स के माध्यम से नहीं, और आपको एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बाकी देखो जैसे मैंने आपको बताया, मैन्योर वगैरह साथ में आप बना सकते हो, तो सॉइल की क्वालिटी उसमें बढ़ती है, न्यूट्रिएंट साइकिल का एक बेटर अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही ना आप नोटिस करोगे कि ये चीजें क्लाइमेट रेजिलियंस भी हो जाती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ इसको भी आप नोटिस कर पाओगे। एक्चुअल में जब मैंने आपके साथ एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम डिस्कस करी थी ना, मैंने एक चीज डिस्कस करी थी कि हमारे यहाँ पे ना जो क्लाइमेट हो गया या फिर हमारी जो मॉनसून वगैरह है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, राइट। जिस साल मान लो मॉनसून खराब हो गया, उससे दिक्कत क्या आती है, उससे दिक्कत आती है कि किसान की फसल खराब हो जाती है। पर अब आप ना कहीं सिर्फ एक चीज नहीं कर रहे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो अगर मान लो एक किसान की फसल खराब भी हो जाती है थोड़ी बहुत, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज हैं पैसा कमाने के। तो एक्चुअल में उसका जो रिस्क है ना, उसने अपने रिस्क को क्या कर दिया, उसने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, तो क्लाइमेट के ऊपर भी कोशिश करी जाती है कि क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंस कुछ हद तक कम हो जाए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनकम उसकी बढ़ सकती है, तो हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं जो कहते हैं कि आईएफएस करने की वजह से, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करने की वजह से जो इनकम इंक्रीज होती है ना, वो 25% से लेकर 150% तक बढ़ जाती है। अब देखो क्योंकि अलग अलग किसानों ने अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट करी, तो उसके रिजल्ट अलग अलग आए, पर इतना जरूर था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करने की वजह से इनकम उनकी इंक्रीज हुई है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो मशरूम की बात कर लो। अब मशरूम तो बहुत महंगे बिकते हैं, अगर आप उस चीज में चले गए, हॉर्टिकल्चर वाली चीजें आप करने लग गए, जहां फिर आपने इस टेक्निक को आपने इस्तेमाल किया, तो डेफिनेटली आपकी जो कमाई होगी वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डेफिनेटली इससे इनकम आपकी अपने आप में काफी तेजी से इंक्रीज होती हुई देखने को मिल सकती है यूजिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। आप पूछेंगे सर और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ये कि आपके फर्टिलाइजर वगैरह या आपके जो इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा,
राइट। फर्टिलाइजर का जो आपका इस्तेमाल था वो अब कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप जो सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल रही हैं। एक जो दिक्कत कई बार आती है ना किसानों को, कि कई बार साल भर उनको रोजगार नहीं होता। जब आपका हार्वेस्टिंग सीजन होता है या फिर सोइंग सीजन होता है, उस समय ज्यादा रोजगार होता है, बाकी टाइम कम रोजगार होता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। पर यहां पर इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम के अंदर तो आप बहुत चीजें कर रहे हो, तो आप ना जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अब साल भर चलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ महीने आपके पास बिल्कुल आप बिजी हो, कुछ महीने ऐसे हैं जब आपके पास काम नहीं है, नहीं। इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमें थ्रू आउट द ईयर देखने को मिल जाती है। सर और क्या क्या फायदे हैं किसानों के लिए? देखो, और फायदा यहां पर ना आप एक चीज नोटिस करिएगा। यहां पर एक बात हुई थी इस चीज की, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। अब ये क्या मुद्दा है? देखो, यहां पर ना मैंने और भी चीजें ऐड ऑन करी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे पोल्ट्री की बात करी थी, तो एग्स वगैरह वहां से मिलते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ एग्स की या मीट की या बाकी इस तरह की चीजों की, तो वहां से आपको अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन भी आपको देखने को मिल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई कर दिया ना, अब एनिमल्स भी आ चुके हैं, तो आप एग्स वगैरह भी यहाँ पे खाओगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपके जो प्रोटीन्स और बाकी चीजें आपको मिल पाएंगी। तो ये कुछ फायदे होते हैं जो हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के माध्यम से हमें देखने को मिल जाते हैं। राइट। एक आखिरी पॉइंट जो आपको बिल्कुल यहां पे पता होना चाहिए, वो है आपका स्टबल बर्निंग का। देखो, ये क्या मुद्दा है सर स्टबल बर्निंग का? देखो, सर्दियों के समय के ऊपर आप लोग नोटिस करते होंगे, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है कि पराली को ना जला दिया जाता है। राइट। दिल्ली में आप लोग अक्सर सुनते हो ना कि हाँ, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है दिवाली के आसपास के टाइम के ऊपर। काफी सारे कारण है उसके, पर एक कारण उसका ये भी रहता है कि किसानों के द्वारा कई बार पराली जलाई जाती है, एंड इससे इश्यूज आते हैं, आपका एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की, तो जैसा मैंने कहा था, एक चीज का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनता है, तो यहां पर ये स्टबल्स का भी यहां पे यूज किया जाता है अलग अलग चीजों के अंदर। आजकल तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, इसको आप आगे एनर्जी जनरेशन में भी यूज कर सकते हो। तो ये जो स्टबल बर्निंग है ना, इसको भी आप कम कर सकते हो यूजिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। और ये कम हो जाएगा, उसके माध्यम से क्या होगा, आपका जो एयर पोल्यूशन है आप उसको कम कर पाओगे। राइट। तो किसानों की तो आय दुगनी तिगनी कर सकते हो अगर अच्छे से इस चीज को इंप्लीमेंट करें। इनपुट कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी, उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी, उनका जो डिपेंडेंस था मानसून के ऊपर वो कम हो जाएगा। ये सारे पॉइंटर्स आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के फायदे के अंदर लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एग्जाम्पल जरूर देने हैं साथ में। फॉर एग्जाम्पल, स्टेबल बर्निंग के रिगार्डिंग आप इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, दिल्ली का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि आपका पोल्ट्री का काम है वो काफी टाइम चलता है साल भर में। इसके साथ ही अगर मैं बात कर रहा था इनकम आपकी इतनी इंक्रीज होती है, तो यहां पर आप बता सकते हो कि कैसे मशरूम आपका यहाँ पे मदद कर सकता है या और चीजें मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज आपके क्लाइमेट के रिगार्डिंग हो गया। एंड क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था फिश और डक का हो गया कॉन्सेप्ट हो गया, वो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो ये जो एग्जाम्पल्स होंगे ना, वो आपके आंसर को यहाँ पे स्टैंड आउट करेंगे। बाकी ये डेटा वेटा भी थोड़ा हेल्प कर देगा, बट बाकी चीजें भी आपको मदद करेंगी। अब सर ये फायदे तो हमें पता लग गए कि हाँ सर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के फायदे डेफिनेटली हैं। क्या कुछ दिक्कतें भी हैं यहाँ पे? क्या कुछ दिक्कतें भी आएंगी इसको इंप्लीमेंट करने के अंदर, या सब कुछ आराम से है? और अगर इतना ही सब कुछ बढ़िया है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में, तो हमारे किसान इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? सोचा कभी इसके बारे में? ये यूपीएससी पूछता है। एक्चुअल में जो 2000 आई थिंक 19 का क्वेश्चन था, उसमें उसने क्वेश्चन में यही पूछा था, हाउ फार, किस हद तक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मददगार है। क्वेश्चन यही आया था। तो यहां पर ना जब वो कह रहा है किस हद तक वो मददगार है, वो आपसे बस ये नहीं पूछ रहा कि आप सिर्फ उसके फायदे गिनाओ, वो आपसे पूछ रहा है कि उसके आप चैलेंजेस भी गिनाइए। तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के? देखो, पहली चीज तो ना एक इश्यू आता है, वो है अफोर्डेबिलिटी का। अब समझना इस मुद्दे को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी जब थोड़ी देर पहले मैं फायदे गिना रहा था, मैंने आपको बताया था इनपुट कॉस्ट कम होती है, और मैंने बताया था कैसे एक किसान की आमदनी दुगनी तीन गुना हो सकती है। पर आप नोटिस करो यार, पहले किसान सिर्फ और सिर्फ खेती कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो फसल उगा रहा था। अब उसको एक बार ना सब चीजें करनी पड़ेंगी। उसको एनिमल के रिगार्डिंग काम हो गया, बाकी और चीजें भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, चाहे आपका फिशेस के रिगार्डिंग, आपके पोल्ट्री के रिगार्डिंग, आपके डक वगैरह हो गया, वो सब मैंने एग्जांपल डिस्कस किए। अब ये फ्री में थोड़ी आ जाएंगे।
और मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है कि भारत में जो ज्यादातर किसान हैं वो कौन से किसान हैं, वो आपके छोटे किसान हैं, जिनको हमने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोला था। अब जो छोटे किसान हैं उनकी तो इनकम बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम उनके पास पैसा होता है, एंड इवन कई बार तो उनको अपने फर्टिलाइजर और बाकी चीजें खरीदने के लिए लोन पे पैसा लेना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है जो हमारा छोटा किसान है वो इस तरह इतनी सारी एक्टिविटीज कर पाएगा? पैसा नहीं है ना उसके पास, तो अफोर्डेबिलिटी एक कंसर्न है। एक बार चीजें हो जाएंगी फिर आपकी इनपुट कॉस्ट मैनेज हो जाएगी, फिर उसकी आमदनी बढ़ती रहेगी, पर स्टार्टिंग में तो उसको मुश्किल आएगी ना। इतना सारा पैसा मैं कहां से लाऊं कि हाँ एनिमल हस्बेंड्री भी करूं, आपका उसकी रेयरिंग भी देखूं, मिल्क का भी काम देखूं, उसका यहाँ पे ये भी चीज भी करूं, आपका पोल्ट्री का काम भी देखूं, ये सब चीजें, इसके लिए लोग भी लगेंगे। ये लार्ज फार्मर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को स्टार्टिंग में इसको अडॉप्ट करने के अंदर दिक्कत तो आती है। दैट इज वन कंसर्न। और क्या दिक्कत है? देखो अडॉप्शन के लिए ना एक मुद्दा होता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया में राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, इन सब चीजों को किसान बहुत बहुत ज्यादा उगाते हैं। कारण उसके कई सारे हैं, पर एक मुद्दा उसका ये है कि इनका इसका जो मैंने क्रॉप्स आपको गिनाई, इसका एमएसपी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, एंड काफी सारे एरियाज में इसका एमएसपी ठीक ठाक मिल भी जाता है ना। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहां पर आपको एमएसपी इसका देखने को मिल जाएगा। पर जब मैं बात कर रहा था और चीजों की, जैसे बी कीपिंग की बात करी मैंने मशरूम की बात करी, इनके ऊपर तो एमएसपी ना नहीं मिलता, नहीं मिलता इनके ऊपर एमएसपी। तो क्या लगता है कि किसान इतना रिस्क ले सकते हैं कि यार अगर मान लो मशरूम का दाम ऊपर नीचे हो गया तो वो सह पाएंगे? किसानों को देखो यार, हालत इंडिया में आज भी खराब है। किसान तो एक तरह से जैसे एमएसपी पे निर्भर, पता क्यों है? क्योंकि किसान को डर है कि यार मैंने इतना पैसा लगा भी दिया, कल को इतना पैसा लगाने के बाद आउटपुट नहीं निकला, मार्केट में दाम उस चीज के क्रैश हो गए। इसी की सपोर्ट करने के लिए तो सरकार एमएसपी लाती है, बिल्कुल ठीक बात है। पर जब एक किसान मशरूम, आपका बी कीपिंग और इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज के पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ही विल बी एक्सपेक्टिंग कल को उसको अच्छा रिटर्न भी मिले उसका, तभी तो फायदा है ना। पर इन चीजों के लिए तो एमएसपी है नहीं, तो किसान डरते हैं यार कि अगर इधर पैसा लगा भी दिया, कल कुछ मिला नहीं तो पूरा का पूरा नुकसान उनका हो जाएगा। तो दैट इज वन मोर कंसर्न। तीसरा और मेजर बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिलता है वो है आपके रिलीजियस फैक्टर्स। आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ, ये क्या फैक्टर्स हैं रिलीजियस फैक्टर्स मतलब? देखो यहां पे मैं बात कर रहा था, आपके पोल्ट्री की बात करी मैंने, आपको फिशेस की बात करी करी ना। अब काफी सारे स्टेट्स के अंदर तो काफी किसान इन चीजों को ग्रो करते हैं, इन चीजों पे काम करते हैं, पर काफी सारे स्टेट्स में या काफी सारे किसान हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, हम लोग नहीं चाहते ये मीट का काम करना, हम लोग नहीं चाहते ये पोल्ट्री का काम करना या अंडों का काम करना या फिर फिशेस के साथ यहाँ डील करना, क्योंकि उनके रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं वो इस चीज को अलाउ नहीं करते। तो काफी सारे इस तरह के रिलीजियस फैक्टर्स भी एक मेजर रीजन बनते हैं कि काफी सारे किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक दो पॉइंटर्स आप और भी बना सकते हो, तीन चार पॉइंटर्स मैंने आपको गिनाए हैं आईएफएस के बारे में। तो आपको पता क्या करना है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो जो कि न्यूज में है लेट से, उसके भी आपको ये तीन चार डिमेंशंस पता होनी चाहिए। पहली डिमेंशन तो यही है कि भाई थोड़ा सा उसकी जानकारी हो, जैसे मैंने यहां पे बताया कि किस तरह से एक एक्टिविटी का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है, इसके माध्यम से हमारी जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, राइट, एंड आपके किसान को भी फायदा होता है। एक तो अच्छी डेफिनेशन आपकी होगी जहां पर आपने बात करी कि ऐसे इंटीग्रेशन की बात हो रही है, एक ठीक ठाक सा आपने छोटा सा आपकी इसकी फिगर बना सकते हो, प्लस एट द सेम टाइम जब भी आप टॉपिक पढ़ो एक छोटा सा डायग्राम या फिर आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, एंड उसके आपको फायदे के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसके आपने वैल्यूएशन करी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम उसके कुछ वो चैलेंजेस हमें जो हमें देखने को मिलते हैं, एंड कैसे इन चैलेंजेस को हम टैकल कर सकते हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि इन चैलेंजेस को टैकल करते हुए उस किसान की इनकम भी बढ़े, प्लस एट द सेम टाइम जो बाकी और कंसर्न्स थे उसके, उनको भी हम यहाँ पे देख पाए। अगर आई थिंक आप इस तरह से अपने नोट्स बनाते हो, इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को आंसर करने के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंक्लूजन इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता ही दी कि कैसे आप लिख सकते हो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करते हुए। जरूरत बस ये है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि किस हद तक कोई चीज आपको हेल्प कर पा रही है या किस हद तक वो बोल रहा है, आपको सिर्फ उसके फायदे नहीं गिनाने, आपको उसके चैलेंजेस भी थोड़े लिखने पड़ेंगे, ताकि आप बता पाओ कि हाँ ये कुछ कंसर्न्स हैं, पर अगर हमने इन कंसर्न्स को इस तरह से एड्रेस कर दिया, वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले समय में फ्यूचर आपका बढ़िया हो सकता है। क्योंकि आप देखो डीएम हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप कुछ अच्छे फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस सामने लेकर आओ।
तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा।